हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विथ RM सर में स्वागत है। आज हम देखते हैं इम्पोर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। बिना किसी प्रकार का टाइम गंवाते हुए अपनी श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन है कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं। चलो देख लेते हैं इसमें कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। RNA कोशिका में 3 प्रकार की पाए जाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 rRNA, उसके बाद mRNA, उसके बाद tRNA। बात क्लियर? तो कोशिका में कितने प्रकार के RNA पाए जाते हैं? 3 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। और इसमें कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कब की थी? 1665 में। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा था? अभी हम बता चुके हैं किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। चलो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। किसके कारण पादप कोशिकाएं एवं जंतु कोशिकाएं में अंतर पाया जाता है? किसके कारण पाया जाता है? इसमें दिया गया है पादप में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतुओं में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। बात क्लियर? उसके आगे इसमें दिया गया है कि राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है? राइबोसोम्स का मुख्य कार्य इसमें दिया गया है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करना? प्रोटीन का संश्लेषण करना। और प्रोटीन का संश्लेषण करने का मतलब क्या है? इसमें राइबोसोम्स में जो होता है उसमें प्रोटीन का सिंथेसिस यानी प्रोटीन का निर्माण होता है। यही कारण है कि राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? यही कारण है कि राइबोसोम्स का प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। उसके बाद डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? इसमें दिया गया है द्विकर्का कुंडली नुमा डीएनए का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा? वाटसन तथा क्रिक ने। किसने प्रस्तुत किया था? वाटसन और क्रिक ने। ठीक है। और इसे कह सकते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कह सकते हैं? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहेंगे? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। बात क्लियर? उसके बाद इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत क्या होता है या क्या है? ठीक है। तो इसमें दिया गया है आंसर, आपको दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। क्या है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का सोर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन किरण पुंज। बात क्लियर? उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया गया है इसमें आगे क्वेश्चन दिया गया है कि जीवन की भौतिक आधारभूत शिला कौन सी है? जीवन की आधारभूत शिला कौन सी है? या इसको नॉर्मल तरीके से कह सकते हैं, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किसे? ये कहा जाता है आपका जीव द्रव्य को। किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। बात क्लियर? और आपको बताते चलें जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? जीव द्रव्य की खोज की थी ड्रोजार्डे नामक वैज्ञानिक। किसने?
डुजार्डेन, किसने की थी? डुजार्डेन नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, इसके बाद डीएनए, सॉरी, तो जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? डुजार्डेन ने। डुजार्डेन किसने की थी? डुजार्डेन ने। बात क्लियर। उसके बाद जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? सबसे पहले जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? ये कहा था आपके वैज्ञानिक थे प्रोफेसर प्रोफेसर हक्सली। कौन थे? प्रोफेसर हक्सली। इन्होंने यही सबसे पहले जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना था या कहा था। बात क्लियर। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रक किस आधार पर तुलना की जाती है? केंद्रक की किस आधार पर तुलना की जाती है? किस आधार पर की जाती है? इसमें दिया गया है आंसर नंबर 8 का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। कौन सी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। बात क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या होता है? तो मुख्य अंतर इसमें पाया जाता है किसका? केंद्रक कला का। किसका पाया जाता है? केंद्रक कला का। और प्रोकैरियोटिक जो होती है उसमें केंद्रक कला अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? बात क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है कि कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग का नाम क्या होता है? तो इसका नाम होता है लवक। क्या होता है? लवक। ये दिया गया है। क्या होता है? लवक। लवक। लवक जिसे प्लास्टिड भी कहा जाता है। क्या जाता है? लवक या प्लास्टिड। क्या कहा जाता है? प्लास्टिड। प्लास्टिड। प्लास्टिड या लवक। ठीक है। उसके बाद जो लवक होते हैं या प्लास्टिड होते हैं उसकी खोज किसने की? शिम्पर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसने की थी? शिम्पर। शिम्पर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। ठीक है। और इसमें यह भी दिया गया है कि कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? लवक या प्लास्टिड होता है, जबकि सबसे छोटा कोशिका का सबसे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कौन सा होता है कोशिकांग? उसका नाम होता है क्या? आपको बताते चलें। उसका नाम होता है राइबोसोम्स। क्या होता है? राइबोसोम्स। क्या होता है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है 70S और एक होता है 80S। बात क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया एटीपी का निर्माण कहाँ पर होता है? एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। बात क्लियर। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? कॉली करने। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसने दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? सी बेंडा ने। किसने दिया था? सी बेंडा ने। ठीक है। उसके बाद और माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का विद्युत गृह। ठीक है। क्या कहा जाता है? कोशिका का विद्युत गृह भी कहा जाता है। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फास्फेट।
ठीक है। उसके बाद एटीपी को और किस नाम से जाना जाता है? एटीपी को ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का। क्या कहा जाता है? ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें दिया गया डीएनए किसका बहुलक होता है? तो डीएनए किसका बहुलक होता है? तो डीएनए होता है न्यूक्लियोटाइड का। किसका होता है? न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें दिया गया है कि 70 एस प्रकार के राइबोसोम्स किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? 70 एस प्रकार के राइबोसोम्स किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में। किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक, किस में पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और पहले भी हम बता चुके हैं जो कोशिका जो राइबोसोम्स होते हैं कितने प्रकार की पाई जाती है? 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक 70 एस जो दिया गया है, उसके बाद 80 एस। ठीक है। और एस का मतलब होता है राइबोसोमल। उसके बाद इसमें दिया गया है कि 1 मिली माइक्रोन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 mm। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 m। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 1 एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है? तो 1 एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है? ये दिया गया है 0.0001 माइक्रोमीटर। बात क्लियर? चलो आज हम अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 तक। और अगली क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। बात क्लियर? यदि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की आगे भी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है। ओके, थैंक यू।